स्क्रीन शेयर हो जाए तो बताइएगा। ओके। कोई भी इशू हो तो बताइएगा मुझे। यहाँ तक हमने चीज़ें की थी। एराकनेट्स, यहाँ से हम पढ़ते हैं एराकनेट्स से। ये क्या होते हैं? ये अर्थोपोड्स होते हैं। ठीक है, इनकी 4 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं, या 8 लेग्स भी आप इन्हें कह सकते हैं, एराकनेट्स की। ठीक है, बाकी इसकी पूरी स्ट्रक्चर में जाना नहीं है। सेफालोथोरेक्स, एब्डोमेन, ये वो स्ट्रक्चर बस आपने याद रखना है। ये टिक्स, माइट्स, ये सारे इसमें आते हैं एराकनेट्स में। एक होते हैं इंसेक्ट, वो 6 लेग पेयर, 6 लेग्स होती है उनमें, इनमें 8 लेग्स होती है एराकनेट्स में। ठीक है, तो टिक्स वगैरह जितने भी आते हैं ये इस क्लास में आते हैं। तो उसके बाद यहाँ से ये अर्गस पेरिस्कस, फाउल टिक बताया था, स्पाइरो कीटोसिस, ये बर्ड्स में होता है। किससे होता है? बोरीला एंसरिना से होता है। सही है, तो इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा टिक इन्वॉल्व है, क्योंकि ये एराक्निड्स टिक्स में आते हैं ना, टिक्स इसमें आते हैं। तो ये अर्गस पेरिस पेरिकस जो है ना, ये टिक इन्वॉल्व होता है इसमें। कुछ आपको बताए थे हार्ड टिक भी होते हैं, सॉफ्ट टिक भी होते हैं। जो बेबीसिया वगैरह होता है उसमें ये हार्ड टिक इन्वॉल्व होते हैं। ये नीचे भी पढ़ते हैं, यहाँ पे नहीं कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, कि एक्सोडेट्स ये क्या होते हैं? ये हार्ड टिक होते हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है प्रोटोजोलॉजी। प्रोटोजोलॉजी क्या होती है? ये प्रोटोजोआ की स्टडी को कहा जाता है। फिर हम पढ़ते हैं कि भाई प्रोटोजोआ का क्या होता है। प्रोटोजोआ होता है स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्मॉल या माइक्रोस्कोप पैरासाइट होता है ये, जो एक सेल का होता है, सिंगल सेल का। तो इसकी डेफिनेशन वगैरह में जाने की जरूरत नहीं, बट जस्ट आपको पता हो कि ये चीज़ क्या होती है। सिंगल सेल का होता है, जो जस्ट हमें माइक्रोस्कोप से नजर आता है। और ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ये एनिमल की बॉडी में रहता है, ब्लड में, इंटेस्टाइन में, या टिश्यूज वगैरह में। तो ये प्रोटोजोआ होता है, इसकी स्टडी को कहा जाता है प्रोटोजोलॉजी। सही है। तो वो कौन से सिंगल सेल्स होते हैं? जैसे बेबीसिया है, जो लाल जुजे होते हैं जिसे आरबीसीज कहा जाता है, उनमें रहता है। ऐसे ही ये थेलियोसिस, ये सारे क्या होते हैं? लेशमीनियासिस, ये क्या है? ये प्रोटोजोआ है। तो ये हम नीचे पढ़ते हैं, इनसे कुछ डिजीजेस होती हैं, वो हमारे काम की हैं। ये काम की चीजें नहीं है हमारी। यहाँ पे प्रोटोजोआ से कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं उनको जो है ना हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ एनाप्लाज्मोसिस। एनाप्लाज्मोसिस आपको बताया था, ये भी ब्लड डिजीज है। ठीक है, क्या है? ब्लड डिजीज है केटल में। किससे होती है? ये भी हमने एक क्लास में पढ़ा भी था। एनाप्लाज्मा मार्गेन, मार्गेनेल से जो है ना ये होती है। इसका ये काजिटिव एजेंट आपने थोड़ा सा जहन में बिठाना है, मार्गेनली। और ये कौन सी है? ब्लड डिजीज है। एनाप्लाज्मा मार्गेनली से होती है। ये डिस्ट्रॉय करती है आरबीसीज को। ठीक है, तो ये किससे होती है? ये टिक से ये भी होती है। और जैसे ही बस आरबीसी टूटेंगी तो आपको पता है फिर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एनीमिया हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी, और इसकी स्किन का कलर पेल हो जाता है। यहाँ पे एनिमल की स्किन का कलर क्या हो जाता है? पेल हो जाता है, या येलो कलर का होता है, जिसे जोंडिस वगैरह कहा जाता है। इसलिए इसको गाल सिकनेस भी कहा जाता है। तो इसका अदर नेम क्या है? गाल सिकनेस है। मतलब जो ये पैरासाइट बैक्टीरियम होता है, जो इसका टॉक्सिन्स होते हैं एनाप्लाज्मा के, ये रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। उससे एक ब्लू रिबन या येलो पिगमेंट बनता है जब आरबीसीज टूटते हैं। तो वो डिस्ट्रॉय कर देता है उसको। इसके लिए उसकी जो गाल ब्लेडर वगैरह है उसकी सोइलिंग हो जाती है, या जो स्किन की कलर होती है वो डिजेनरेट हो जाती है, येलो कलर की या पेल कलर की हो जाती है। इसलिए इसको गाल सिकनेस कहा जाता है। काजिटिव एजेंट क्या है? एनाप्लाज्मा मार्गेनली। एर्लिकियोसिस, इसका जस्ट काजिटिव एजेंट जहन में बिठाना है, एर्लिचिया केनिस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेबीसियोसिस, इसको तो हमने डिटेल में वैसे भी पढ़ा हुआ है, इसके नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। टेक्सस फीवर, टिक फीवर, टिक से होता है स्प्लिनिक फीवर, रेड डिजीज या रेड वाटर डिजीज भी कहा जाता है इसको। ये काजिटिव एजेंट हैं इसके। बेबीसिया बेजमीनिया, बेबीसा बोवेस, इक्वाई केबेलिस, ये सारे नहीं आते हैं। बस ये इसकी ओवरऑल डिटेल है। तो ये क्या है? ये भी क्या होता है? ये भी आरबीसीज पे इफेक्ट करता है।
तो इसमें हमने एक चीज और भी पढ़ी थी कि यहाँ से क्या होता है, हेमोग्लोबिन टूटता है जिससे यूरिन डार्क या कॉफी कलर का आता है, जिस कंडीशन को कहा जाता है हेमोग्लोबिन यूरिया। तो बेबीसिया में हेमोग्लोबिन यूरिया होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, और किससे होता है, ये भी होता है हार्ड टिक से होता है। हार्ड टिक एक्सोडेट के जो होते हैं उनसे ये होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। बाकी और सेम साइन होती हैं। तो यूरिन इसमें रेड आता है, जिसको रेड वाटर यूरिन भी कहा जाता है। थिलियोरोसिस, थिलियोरोसिस के बारे में भी समझते हैं। थिलियोरोसिस भी क्या होता है, ये भी ब्लड और लिम्फ नोड, इसमें याद रखना आपने कि ये नीचे भी मैं शायद इसकी एक्सप्लेनेशन है, बट यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। लिम्फ नोड डिजीज भी इसको कहा जाता है। इसमें जो लिम्फ नोड होता है ना, ये सोइल कर जाता है या इसकी सोइलिंग हो जाती है। तो जब भी एमसीक्यूज आए कि सोइलिंग ऑफ लिम्फ नोड, ऑप्शन में अगर बेबियोसिस थेलियोरोसिस लिखा हुआ है तो आपने थेलियोरोसिस करना है। क्लियर है? तो जब भी लिम्फ नोड की सोइलिंग की बात आए तो आपने थेलियोरोसिस करना है। उसके बाद इससे क्या चीजें याद रखनी है, इसकी दो इंपॉर्टेंट स्पेशीज होती हैं, एक होती है थिलेरिया पार्वा, दूसरी होती है थिलेरिया एन्यूलेटा। तो ये वाला आपने याद रखना है, थिलेरिया पार्वा। इसको कहा जाता है ईस्ट कोस्ट फीवर। ये इसकी अलग अलग रीजन्स में नाम है, कॉमन नाम है। तो इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पेपर में ये आ सकता है कि ईस्ट कोस्ट फीवर जो है किससे होता है, तो आपको ये भी दे सकता है थिलेरिया एन्यूलेटा, थिलेरिया म्यूटेंट, थिलेरिया पार्वा। तो कम से कम आपको क्लियर हो कि ईस्ट कोस्ट फीवर होता है थिलेरिया पार्वा से। सही है, तो ये आपने याद रखना, ये इससे होता है। उसके बाद ये जो टिक है, ये भी एनिमल की ब्लड सेल्स को इफेक्ट करता है। उसके बाद ये जो है ना पैरासाइट ब्लड्स में चला जाता है, और ये याद रखिएगा ये वाइट WBCs को भी डैमेज करता है। WBCs को भी डैमेज करता है, रेड ब्लड सेल को भी डैमेज करता है। इससे क्या होता है, फीवर भी होगा, लिम्फ नोड की स्वेलिंग भी होगी, वीकनेस, एनीमिया, ये सारी साइंस इसमें देखी जाती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से थिलेरोसिस से बता रहा हूं, वो भी अपने पास नोट डाउन करें। पंच्ड आउट अल्सर, ये जब भी स्टेटमेंट में आ जाए, पंच्ड अल्सर, पंच कलर के अल्सर्स बनते हैं। पंच्ड अल्सर्स, एक मिनट, अल्सर ऑन एबोमिज्म, जब भी स्टेटमेंट में ये आ जाए तो आपने याद रखना है ये भी होगी थिलेरोसिस। ठीक है, थिलेरोसिस में क्या होते हैं, पंच्ड अल्सर्स बनते हैं या राउंड शेप के अल्सर्स बनते हैं। कहाँ पे, एबोमिज्म पे। एबोमिज्म क्या है, ट्रू स्टमक के जो र्यूमन रेटिकुलम ओमेसोम एबोमिज्म जिसे कहा जाता है। तो जो एबोमिज्म पार्ट ऑफ स्टमक होता है केटल में या काऊ में, उस पे राउंड शेप अल्सर्स बनते हैं या पंच टाइप अल्सर्स बनते हैं। ये भी किसकी साइन है या समझने की आपने याद रखनी है, जब भी स्टेटमेंट में आए थिलेरोसिस की बात करनी है। और इसकी बोपारवा क्वीन ड्रग ऑफ चॉइस है, ये सारी चीजें बता चुका हूं। उसको ब्यूटालेक्स भी कहा जाता है। आई होप के आप समझ चुके होंगे इसको। ठीक है, उसके बाद जो चीज इंपॉर्टेंट है, ट्राइपनोसोमियासिस, इनसे जस्ट काजेटिव एजेंट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसके आ जाते हैं, इसको सरा डिजीज कहा जाता है, ट्राइपनोसोमा इवनसी। सही है, बाकी आपको बता चुका हूँ ट्राइपनोसोमियासिस किससे होती है, सीसी फिलाई से होती है। फिलाई से होती है, ये याद रखिएगा, सीसी फिलाई, टिक नहीं है। सीसी फ्लाई से होती है। ये हॉर्स और कैमल दोनों में होती है। कैमल में सरा, हॉर्स में डोरिन डिजीज करवाती है। सरा का ट्रैपनोसोमा एवंसी है। लेशमेनियासिस, लेशमेनियासिस किससे होती है, सैंड फ्लाई से होती है। किससे होती है, सैंड फ्लाई से होती है लेशमेनियासिस, ये भी आपको पता है। और लेशमेनिया डोनोवेनी, ये काजेटिव एजेंट है इसका। उसके बाद कौन सा प्रॉब्लम है, वो है टेक्सोप्लाज्मोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। टेक्सोप्लाज्मोसिस की ट्रांसमिशन से क्वेश्चन आते हैं। टेक्सोप्लाज्मोसिस ये हमने पहले प्रॉब्लम नहीं पढ़ा है। टेक्सोप्लाज्मोसिस किससे होता है, टेक्सोप्लाज्मा गूंडी से होता है। टेक्सोप्लाज्मा गूंडी से ये होता है। ये ऑलमोस्ट, इसमें डेफिनेट होस्ट आपने याद रखना है। टेक्सोप्लाज्मा में मैंने पहले भी बताया था केट होता है। ठीक है, जब भी केट की बात आएगी ऑप्शन में, अगर ये डिजीज मेंशन है तो आपने करनी है टेक्सोप्लाज्मोसिस। मतलब ये केट में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है पैरासाइट। इसका कॉजेटिव एजेंट बता दिया, टेक्सोप्लाज्मा गूंडी।
तो जो केट है वहां पे इसकी रिप्रोडक्शन साइकिल चलती है पैरासाइट्स की, मतलब पूरा डेवलप यहाँ पे होता है केट में। इंटरमीडिएटली ये शीप गोट पिग ह्यूमन सबको इफेक्ट करता है। तो केट क्या करती है, अपने फीसिस की मदद से वो oocytes वगैरह उसके एग फेंकती है बाहर सॉइल में, और वो एनिमल जो है ना उसको खा जाता है। कंटामिनेट हो जाएंगी ना ग्रास वगैरह, तो वो फिर एनिमल खाएंगे, एनिमल के बाद ह्यूमन भी उसको किस तरीके से इफेक्ट हो सकते हैं। अंडर कुक्ड मीट, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन बता रहा हूं ये। अंडर कुक्ड मीट को अगर आप खाएंगे, आपने सही से गोश्त को पकाया ही नहीं, तो अगर वो एनिमल टेक्सोप्लाज्मोसिस के एग्स ग्रास से खा के आया है या इन्फेक्टेड है, आपने उसको ज़िबा करके स्लाटर करके गोश्त चला दिया, अगर वो कुक्ड नहीं हुआ तो आप में भी ये प्रॉब्लम लग सकता है टेक्सोप्लाज्मोसिस। ठीक है, तो आपने याद रखना है, ये कभी कभी एमसीक्यूज में आता है कि वो कौन सी डिजीज है जो अंडर कुक्ड मीट से ट्रांसमिट होती है, या ईटिंग अंडर कुक्ड मीट से जो डिजीज होती है। तो आपको ये वर्ड याद रखने, अंडर कुक्ड मीट या केट से ये कौन सी होती है, टेक्सोप्लाज्मोसिस होती है। फिर ये मसल्स हो गए, ब्रेन लिवर, यहाँ पे जाके पैरासाइट होता है, और कुछ एनिमल में ये अबॉर्शन भी इससे होता है। ठीक है, बाकी और जो सेम साइंस होती हैं वो साइंस इसमें भी होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी, मैंने यहाँ पे डिस्कस करवा लिया। उसके बाद ये कुछ बेबीज या इमिडोकार्प डायमंडजाइन, ये ड्रग्स आपको मैंने पहले भी बताई है। सही है? ये नाम भी लिखे हुए हैं, बेबीसियोसिस रेड वाटर, बेबीसिया बोवेसेना प्लाज्मा मार्गेनली, कॉक्सिडोसिस एमेरिया, टेक्सोप्लाज्मा गुंडी, डोरीन, ये जो बताया था ट्राइपेनोसोमिया से, एक सरा होती है एक डोरीन होती है। ट्राइपेनोसोमा इक्विपेरिडम, वेरी इंपॉर्टेंट काजेटिव एजेंट है, ये याद रखिएगा, ट्राइपेनोसोमा इक्विपेरिडम। ठीक है, और ये आपने याद रखना है, टेक्सोप्लाज्मोसिस केट को, डॉग को, शीप को, हार्स को, इन सबको इफेक्ट करती है टेक्सोप्लाज्मोसिस। ठीक है, प्रोटोजोअल डिजीज है। क्या बता रहा था, ये ट्राइपेनोसोमा इक्विपेरिडम डोरिन डिजीज, ठीक है, इसको डॉलर डिजीज भी कहा जाता है। और ये फैलती है मेटिंग से, क्वाइटस से। ठीक है, ड्यूरिंग मेटिंग ये हार्स में होती है, डोरिन डिजीज। और क्या बता रहा था, इसको कहा जाता है डॉलर डिजीज। ठीक है, डॉलर डिजीज, डॉलर की तरह इसमें निशान बनते हैं, या अल्सर्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, डॉलर डिजीज जब भी आ जाए तो डोरिन डिजीज आपने करना है। हार्स में सबसे ज्यादा होती है, किससे होती है, मेटिंग के टाइम होती है। और दूसरी है सरा डिजीज, सरा डिजीज सबसे ज्यादा होती है केमिल में। और किससे होती है, ट्रैपनोसोमा इवनसी से होती है। और ये भी जो है ना किससे होती है, ये क्या कहते हैं, बाइटिंग फ्लाइज वगैरह से ये होती है, हार्स फ्लाई से। ठीक है, तो ये बताया था बेबीसिया, ये वही सेम चीजें बता चुका हूँ। हार्टिक से एक्सोडीडा, ये एक्सोडीडाई ये फैमिली है पैरासाइट्स की, इससे होता है। इसका अदर नेम भी है बुफाइलस, एक्सोडीडा टिक को बुफाइलस भी कहा जाता है। ये नाम याद रखिएगा, बेबीसियासिस के, रेड वाटर डिजीज, टेक्सास फीवर, बाइलरी फीवर, पायरोप्लाज्मोसिस। 2025 में ये नाम यूज हुआ था इसका, पायरोप्लाज्मोसिस। तो बाइलरी फीवर, टेक्सास फीवर, पायरोप्लाज्मोसिस, स्प्लिनिक फीवर, टिक फीवर, ये सारे नाम बेबीसिया के हैं। सही है, तो ये आपने नाम याद रखने। और ये बाइलरी फीवर जब हार्स में बेबीसिया होता है उसको कहा जाता है, ये याद रखिएगा। हार्स में जब बेबीसिया होता है उसको बाइलरी फीवर कहा जाता है। तो जब भी आ जाए कि हार्स में बेबीसिया को क्या कहा जाता है, बाइलरी फीवर कहा जाता है। ये तो ये आपने याद रखने हैं, कुछ नाम बता रहा हूँ। उसके बाद है पाइप स्टीम, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं, पाइप स्टीम डायरिया। ये भी होते हैं बेबीसिया में, तो ये यहां तक ही आप याद रखना है आपने। जैसे हमने पढ़ा था पाइप स्टीम लिवर किस में होता है, फेस्यूला हेपाटिका में होता है। सही है, तो जो पाइप स्टीम डायरिया अगर क्वेश्चन आ जाए, ये न्यू पॉइंट बता रहा हूँ एमसीक्यूज के हवाले से, कि क्वेश्चन आ जाए कि पाइप स्टीम डायरिया कौन सी डिजीज में होते हैं, तो बेबीसिया में होते हैं ये भी। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। मतलब ये रेड ब्लड सेल वगैरह टूट जाएंगे, एनीमिया हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगी, उससे इंटेस्टाइन डैमेज हो जाएगा, फिर वो पेल हो जाएगा या स्ट्रेट हो जाएगा, जिससे डायरिया होंगे, जिसको पाइप स्टीम। तो ये पूरी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू से एक किस्म का।
कि पाइप स्टीम डायरिया किस में होते हैं, बेबीसिया में होते हैं। आपने सिंपल ये याद रखना। सही है। उसके बाद थिलेरोसिस तो मैंने आपको ऊपर डिटेल में बता दिया। थिलेरिया एन्यूलेटा, थिलेरिया पार्वा, दो इसकी स्पीशीज इंपॉर्टेंट हैं। थिलेरिया एन्यूलेटा से होता है ट्रॉपिकल थिलेरोसिस, थिलेरिया पार्वा से होता है ईस्ट कोस्ट फीवर। ठीक है। ये रेफिसेफलस इसका टिक होता है जिससे ये होती है। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऊपर बताइए आपको, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड, ये एक पॉइंट आपने थिलेरोसिस से याद रखनी है। दूसरा पंच्ड अल्सर ऑन एबोमिज्म, ये भी याद रखनी है। तीसरी इसकी ड्रग ऑफ चॉइस याद रखनी है, बोपारवाक्विन या ब्यूटालेक्स उसको कहा जाता है, बोपारवाक्विन या ब्यूटालेक्स। तो ये इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है जो आपने याद रखनी है। बाकी ये किससे होता है, हार्ट टिक से होता है, एक्सोडाइड जिसका नाम है। तो ये सारी चीजें इससे मैंने रिलेटेड आपको बताई हुई। ये एक्सोडेडा टिक्स इसको कहा जाता है। क्लियर है यहां तक, बताएं काइंडली। आवाज वगैरह आ रही? ओके। और प्रोटोजल ये भी उसकी सेम टेबल दी हुई है, यहाँ से बेस सच कोई इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं है बट बता देता हूँ। बेबी सिया को रेड वाटर कहा जाता है, एनाप्लाज्मोसिस को येलो फीवर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आपको बताया ना, स्किन का कलर, ऑर्गन्स का कलर चेंज हो जाता है, येलो या पेल कलर हो जाता है, इसलिए इसको एनाप्लाज्मोसिस। ट्राइपनोसोमियासिस को मेंटल फीवर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एनिमल सर्किलिंग मूवमेंट करता है। सही है, मेंटल। और थिलेरोसिस को लिम्फ नोड फीवर कहा जाता है, क्यों, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड इसको कहा जाता है। बाकी ये कॉजेटिव एजेंट है बता दिए आपको, ये सारे आप देख लीजिएगा। यहां से क्या चीज हमने याद रखनी है, ये थिलियोसिस में लिम्फ नोड की इंलार्जमेंट होगी, यहाँ पे सर्किल मूवमेंट करेगा, यहाँ पे जोंडिस वगैरह होगी, यहाँ पे एनीमिया, हेमोग्लोबिन यूरिया बेबीसिया में। यहाँ से इसकी ड्रग ऑफ चॉइस आपने याद रखनी है। बाकियों की तो आपको याद होगी, मैंने बताई भी है, बेबीसिया की डायमंडजाइन या एमिडोकार्प, और जो है थिलेरोसिस की जो है ना, थिलेरोसिस की बुपारवाकोन। ठीक है। तो ट्राइपनोसोमिया इसकी आपने याद रखनी है, एनाप्लाज्मोसिस की ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कभी आ भी सकता है कैसे, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इमिडोकार्ब के साथ दी जाती है एनाप्लाज्मोसिस में, तो ये पूछ सकते हैं, ये आपने याद रखनी है। बाकी ये इनकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, यहाँ से कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है इसमें। ये वही है, बेबीसिया में डार्क कलर का यूरिन आता है, ये वही सेम बात है। एनाप्लाज्मोसिस में येलो कलर की स्किन होती है या पेल कलर की, ये देख रहे हैं आप। थिलेरोसिस में सोइलिंग ऑफ लिम्फ नोड, कॉर्नियल ओप्सिटी, आईज बिल्कुल वाइट हो जाती हैं, ये वाली शेप आपको नजर आएगी। तो कॉर्नियल ओप्सिटी जब भी स्टेटमेंट में आए, ये भी थिलेरोसिस से होता है। ट्राइपनोसोमियासिस में ये एनिमल सर्किल में मूवमेंट कर रहा है, हार्ड ऑब्जेक्ट्स वगैरह को हिट कर रहा है। ये इसके कॉजेटिव एजेंट वही चीजें हैं, बता दी हैं आपको। ये सेम चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। फिर आते हैं ये ट्रेकियल वर्म्स। ट्रेकियल वर्म्स ये ट्रेकिया में रहता है, ये पोल्ट्री का है, सेन गेमस ट्रेकिया, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। ये पोल्ट्री के पेपर में भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है कि ट्रेकियल वर्म ऑफ पोल्ट्री, ये दोनों का होता है, चिकन का एंड टर्की का, दोनों का। ये एक पैरासाइट होता है, वर्म होता है, जो कहाँ पे रहता है, ट्रेकिया में रहता है, इन दोनों चिकन और टर्की के, जिसको कहा जाता है सेन गेमस ट्रेकियाई। सही है। तो सिंपली एमसीक्यूज भी आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेकियल वर्म ऑफ पोल्ट्री, या चिकन या टर्की, तो आपने याद रखना है सेन गेमस ट्रेकिया। जो इतने इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। तो जो विंड पाइप होता है, ट्रेकिया होता है, ये वहां पे रहता है या रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम करवा सकता है। यह एक माइट होता है, रेड माइट ऑफ पोल्ट्री, डरमन सस, डरमनसस गेलिनाई। तो ये वर्ड आपने एक पहले वाला याद रख लें, डरमनसस गेलिनाई। तो ये रेड माइट होता है पोल्ट्री, ये डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं मेरे भाई, ये डायरेक्ट एमसीक्यूज आ सकता है, ट्रेकियल वर्म, रेड माइट, तो इसलिए ये जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। ये क्या होता है, एक्टोपेरासाइड है, ये भी ब्लड सकिंग इसको कह सकते हैं। जो माइट होता है ये भी आर्कनाइड्स में आते हैं, टिक की तरह। तो ये भी पोल्ट्री में रहता है, रेड माइट इसको कहा जाता है, क्योंकि ये
फीडिंग वगैरह ब्लड पे करता है, इसलिए ये पूरा रेड होता है। तो इसका नाम क्या है? डरमनसस गैलिनाई, ये रेड माइट ऑफ पोल्ट्री इसको कहा जा सकता है। तो यहां तक करते हैं, बाकी कल इंशाल्लाह फिर एंटोमोलॉजी करके कोशिश करेंगे, कल इसको खत्म करेंगे। ठीक है। क्लियर है चीजें? आज एक और भी क्लास करनी है, करंट अफेयर्स।